हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का हम प्रश्नावली नंबर 3.1 को आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली हैं उसको हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब याद रखेंगे ये चैप्टर आपका 3 है, ठीक है। मैं आपसे सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं सीक्वेंस वाइज आपको जो भी चैप्टर है उसको मैं पढ़ा रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि न्यू सिलेबस जो 2025 का सिलेबस है, ठीक है, 2025 का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का, उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को हम जानने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा देखिए, कोई भी प्रश्नावली हम पढ़ते हैं उसको पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक बातें होती हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है, ठीक है ना। तो वही जानना है हमें। देखिए, सबसे पहली बात, दो चर, यहाँ पे कह रहा है दो चर। तो दो चर का मतलब समझते हैं। दो चर का मतलब है जैसे कि x है, y है, तो वहां पे दो चर होना चाहिए। x y हो या x y ना होकर y z हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे एग्जांपल से मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जैसे 5x + 2y + 2, ठीक है, = 0। तो यहाँ पे ये एक समीकरण आपको दिखाई दे रहा है 5x + 2y + 2 = 0। तो यहाँ पे जो आपका देखिए, यहाँ पे कितने चर हैं, कोई आपसे पूछ दे बताइए इसमें कितने चर हैं, तो आप जान रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे एक x है और यहाँ पे y है। तो इसका मतलब जो अल्फाबेट अक्षर क्या है, x और y है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो चर हैं, ठीक है। तो ये दो चर वाला समीकरण है। यदि यहाँ पे मान लेते हैं, इसी को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 5x + 2y + 3z = 0। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कितने यहाँ पे चर हैं, ये कितने चर वाला समीकरण है, तो आप क्या कहेंगे, 1 2 और 3, 3 चर वाला ये क्या है, समीकरण है। तो हमें तो 3 चर वाला नहीं पढ़ना है, हमें 2 ही चर वाला रैखिक समीकरण को इस चैप्टर के अंतर्गत, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो इतनी बात आप समझ गए, दो चर वाला हमें पढ़ना है। दूसरी बात देखिए, इससे पहले जब हमने पढ़ा था, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था। इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था बहुपद था। अब बहुपद के बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो बहुपद और रैखिक समीकरण युग्म में क्या अंतर होता है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा गया है, ये क्या है, यहाँ पे जो आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। परंतु यदि इसी को 5x, ध्यान से आप समझेंगे, इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए 5x + 2y + 2, केवल इतना लिख दिया जाए, = में हम 0 न लिखें, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। परंतु = के बाद हमने 0 लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इतनी बात समझ गए ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, एक और आ रहा है, दो चर का मतलब आपने समझ लिया, दो चर होना चाहिए, x y हो, a b हो, कुछ भी हो, मतलब दो ही होना चाहिए वहां पे चर। उसके बाद आता है रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका अधिकतम घात 1 हो, वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो ये देखिए, चर पे अगर हम देखें, दो चर पर यहाँ पे चर है, तो इसकी घात कुछ नहीं है, तो 1 है, इसका भी घात 1 ही है, तो इसका अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये रैखिक समीकरण होगा, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर ऐसे ही मान लेते हैं 2x² + 3y + 5 = 0। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे रैखिक, ये मतलब ये रैखिक समीकरण है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे पहले कि इसमें घातों की संख्या कितनी है। तो चर पे घात है 2, इस चर पे घात है 1। तो हम जानते हैं कि अधिकतम घातों की संख्या 1 होगा तब रैखिक समीकरण होगा। यहाँ पे अधिकतम घातों की संख्या तो 2 है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये एक द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हमें मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत द्विघात समीकरण को तो पढ़ना ही नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ पढ़ना है, ठीक है, बट अभी उतना ज्यादातर आपको नहीं देगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को ही हमें पढ़ना है, मतलब इस टाइप के ही हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए बेसिक बातें थी वो हमने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया, समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.1 का सबसे पहला हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हमसे दो ही चीजें कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि निम्न समस्याएं जो ये है उसको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है आपको, और उसके बाद इसको ग्राफी विधि द्वारा इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो यदि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपने समझा, कह रहा है कि कक्षा 10 के मतलब 10 के विद्यार्थी हैं और 10 ही विद्यार्थी हैं, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं और उन 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली वाली प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है जी, सॉरी। तो जब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया है, उन्होंने गणित की एक प्रतियोगिता हो रही है और उसमें भाग लिया है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखेंगे एक और बात, जब भी आपसे कहे जिसको ज्ञात करने के, जिसका मान न दिया है और ज्ञात करने को कहा जाए उसको हम x और y मान लेंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पे कह रहा है यदि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसी को हल लिखते हैं और इसी को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। हल में हम क्या लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, हमने समझा कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या क्या है, y है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा लड़कों की संख्या है x, लड़कियों की संख्या है y। तो यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। मतलब यहाँ पे समझिएगा 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो ये बताइए 10 विद्यार्थी कब होंगे, 10 विद्यार्थी कब होंगे, जब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हम जोड़ेंगे तभी जाके ना टोटल 10 हैं। तो हम इसको एक समीकरण यहाँ पे ये मिलता है कि x + y = 10, ये मिलता है कि नहीं जी, हमें बिल्कुल मिलता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या को हम जोड़ेंगे तो टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो इतनी बात हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या हमें जानना है कि एक और बात यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लड़कियों की संख्या जो y है, लड़कियों की संख्या जो y है वो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। यही ना बात कहा रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दूसरा ये एक समीकरण मिल गया। देखिए हम क्या कह रहे हैं, लड़कियों की संख्या है y, लड़कों की संख्या है x, और कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये बताइए
कि सपोज डेट ऐसे हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये बताइए जब हम 4 लड़कों की संख्या में जुड़ेंगे तभी जाकर ना ये लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। नहीं तो आप कहेंगे कि सर 4 तो इधर जोड़ना चाहिए, क्योंकि लड़कियों कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इधर आपको जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब हम इधर 4 जोड़ेंगे तब जाकर ना लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा लड़कों की संख्या, क्योंकि ये तो पहले से ही 4 अधिक है। बात समझ रहे हैं? तो यही बात, मान लेते हैं इसका 7 है और इसका लड़कों की संख्या 3 है, ठीक है। ऐसा सपोज डेट अगर हम आपको समझाना चाहें तो मान लेते हैं ये 7 है और ये लड़कों की संख्या है 3, तो हम कहेंगे ना कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 4 कब अधिक होगा? बराबर, जब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तभी ना 7 और 7 इधर दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसे लिखा जाता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हमने कर दिया। तो ये हमने जो लिखा है ये सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म हमने बना दिया है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं और ग्राफी विधि द्वारा हमें हल करना है और पता करना है कि एक्स वाई का रियल में मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स वाई का मान निकालना होगा। तो हम कैसे निकालते हैं ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा सा मैं नहीं हो पाएगा इस तरीके से, मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या हमने लिखा था कि जो लड़कियों की संख्या है मतलब जो y है वो लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। तो ये हमें समीकरण मिला था दूसरा, ठीक। ये 2 हमें समीकरण मिला था। अब आप ध्यान से समझेंगे जी। अब ध्यान से हमें ये समझने वाली बात है कि सबसे पहले हम इस समीकरण से हम x y का मान निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो x का मान है उसका मान हम लगभग पहले 0 से ही स्टार्ट करते हैं। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो क्या होता है, क्या हमें मिलता है इसको समझिएगा। यदि x का मान हम 0 रखें तो x = 0 और प्लस y हो गया इक्वल टू 10 है तो 10 हमने लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 0 तो कोई खत्म हो गया, तो y इक्वल टू हमें क्या मिला, 10 मिला। तो देखिए हमें एक यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमने x के जगह पर 0 रख कर देखा तो हमें y इक्वल टू 10 मिला। और यदि हम y इक्वल क्या y इक्वल टू 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं तो उस समय पे हमें क्या मिलेगा, उस समय पे x y इक्वल टू हमने 0 रखा है तो 0 इक्वल टू 10 है। इसका मतलब कि x का जो मान यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब हमें जो x का मान मिलेगा वो 10 मिलेगा, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे 2 चीजें मिला। 2 चीजें क्या क्या मिला है इसको आप समझिएगा। यदि हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 10 मिलता है, और y इक्वल टू यदि हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू हमें 10 मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें 2 बिंदु प्राप्त होंगे, और वो 2 बिंदु कौन कौन से हैं वो बिंदु ध्यान समझेंगे। इसके लिए मतलब यदि x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो उस समय पे हमें क्या मिल रहा है, उस समय पर हमें ये मिल रहा है कि 2 बिंदु x इक्वल टू, देखिए आगे जो होता है उसको x लिखते हैं, तो x है 0 और y है 10। तो यहाँ से हमें एक ये समीकरण मिलता है, और यदि y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या मिलता है, 10 मिलता है। तो एक और हमें समीकरण मिलता है, देखिए पहले x को लिखा जाता है तो x है 10 तो 10 लिख दिया हमने, और उसके बाद y इक्वल टू 0 तो 0। तो देखिए सबसे पहले हमने एक इस तरीके से हमने 2 बिंदु ज्ञात किया है, ठीक है, निर्देशांक ये बिंदु है। तो x और y इक्वल टू 10 है तो 10 से हमने 2 बिंदु निकाला। इसी प्रकार अब इस समीकरण में भी x और y के जगह पर 0 मान रखकर हम देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो समीकरण 2 के लिए ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण सेकंड में, अब समीकरण सेकंड में यदि हम y इक्वल टू, अब ध्यान समझेंगे, y इक्वल टू हम 0 लेते हैं, y इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, y के जगह पर 0 रख दिया, x प्लस 4, इसका मतलब जो x का मान आएगा वो -4 आ जाएगा, ठीक है जी।
तो यहां से हमें क्या एक समीकरण मिला कि x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 0, तो हमें एक ये समीकरण मिला। ठीक है जी। अब आप ध्यान समझेंगे, यदि हमने y इक्वल टू 0 रखा है तो x ये हमें मिला है। अब फिर से अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं, तब हम क्या मिलता है y इक्वल टू x के जगह पर 0 और y प्लस 4, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो हमें ये मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x के जगह पर 0 और y के जगह पर 4। तो देखिए यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सबसे पहले एक समीकरण से हमें दो बिंदु निकालेंगे। पहला है 0, क्या है मतलब x y का मान 0 और 10 है, यहाँ पे 10 और 0 है। फिर से दूसरे समीकरण से हमने दो निर्देशांक, दो बिंदु ज्ञात किए, -4 0 और 0 और 4, ये हमने ज्ञात किया है। अब चलिए हम एक एक करके, सबसे पहली बात जब हम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं तो इसको कह रहा है ना कि ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए, तो अब हम इसको ग्राफी विधि द्वारा क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं बनाऊं, चलिए मैं यहीं पे बनाकर दिखा रहा हूं आपको। ठीक है जी। देखिए ये हमारा मुख्य बिंदु, निर्देशांक बिंदु जो है वो यहाँ पे 0 होता है, 0 0 जो बिंदु होता है, x y का मान यहाँ पे 0 होता है। उसके बाद अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 10 है और 4 2 है, तो 1 2 3 4 लिखेंगे तो इस तरीके से जगह थोड़ा सा कम है, तो हम 2 2 का पॉइंट्स ले लेते हैं। तो 2, ये देखिए ये x है, ये y है, समझ रहे हैं ना, ये पूरा y है, ये x SH है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 ये हमने ले लिया। फिर से ऊपर भी 10 हो जाएगा, 8 6 4 2। इधर क्या होता है, इधर माइनस लेते हैं, तो -8 -6 -4 -2। इधर भी हम कैसे ले लेते हैं, इसी प्रकार ले लेते हैं, -2 -4 -6 -8 -10। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ इस तरीके से खींच लेना है, उसके बाद अब हमें मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमने पहले समीकरण में हमने एक बिंदु ज्ञात किया था जिसका है 0 और 10, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, तो x ये है, तो x इक्वल टू यहाँ पे कह रहा है, x इक्वल टू कह रहा है कि x इक्वल टू है 0 और y इक्वल टू है 10, तो y इक्वल टू है 10, तो मतलब यहाँ पे बिंदु आता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु आता है हमारा मेन। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद दूसरा इसी समीकरण से हमें ये मिला है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया और y इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो बिंदु ये दोनों मिले। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉरी भैया ये क्या हो जा रहा है। ठीक, इस तरीके से ये एक रेखा खींचेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने एक रेखा खींच लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दो बिंदुओं से हमने एक मिला दिया। उसके बाद देखिए, अब इस समीकरण के लिए हमने दो बिंदु ज्ञात किया था, -4 और 0। -4 x का मान है, 0 y का मान है, तो -4 क्या है, यहाँ पे है, -4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि x अक्ष में देखना है, y अक्ष में तो यहाँ पे है ना, तो x अक्ष के लिए -4 यहाँ पे है और 0 है, y का मान तो यहीं पे रहेगा। तो मेन हमारा ये मिला। फिर से x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 4। तो देखिए हमें ये दो बिंदु मिले, तो फिर से हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जैसे ही हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, मिलाते हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार हमें एक रेखा प्राप्त होती है। तो ये हमने ग्राफ खींच लिया। अब हम देखें इन दोनों को, तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वह बिंदु ही क्या कहलाएगा, वही बिंदु होगा, वही बिंदु से हमें मिलेगा x और y का मान। वो कैसे मिलेगा उसको हम बताएंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो रेखा है, ये रेखा किस समीकरण से हमने लिया है, x + y = 10। तो हमें ये लिखना होगा कि x + y = 10। आपको ये लिखकर दर्शा दीजिएगा इस रेखा के साथ। ये रेखा कहाँ से मिला है, हमें इस समीकरण से y = x + 4। तो हमें लिखना होगा y = x + 4। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपको बिंदु भी दर्शाना होता है, आप चाहें तो दर्शा सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमें बिंदु था 0.010 है, तो 0x = 0 y = 10। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो 0 और x हम 0 10 यहाँ पे कॉमा करके लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरा हमें मिला है 10 0। तो 10 क्या है, x का मान, y का मान है 0, 10 है x का मान, तो 10 है x का मान और y का मान है 0, तो यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे 10, 0। यहाँ पे नीचे लिखना चाहें तो 10, 0 लिख देंगे। तो बिंदु आप दर्शा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात ये आती है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सर आंसर x और y का मान हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए x अक्ष क्या है, x अक्ष है ये। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये रेखा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। तो x अक्ष पे ये रेखा यहाँ पे आ रहा है, एक x अक्ष पर ये रेखा कहाँ पे आ रहा है, x अक्ष पर ये रेखा यहाँ पे आ रहा है। अब y अक्ष पे अगर हम देखें तो y अक्ष पर अगर हम देखें तो ये रेखा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। y अक्ष पर देखें तो ये रेखा यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा, तो 2 और 4 के बीच में है, इसका मतलब x का मान होगा वो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे बीच में होगा तो वो 3 ही ना होगा। और यहाँ पे 8 और 6 के बीच में कौन सा बिंदु, y अक्ष है, तो y की जगह पर क्या होगा, 8 और 6 के बीच क्या आता है, 7 आता है, तो 7 होगा। तो इसका मतलब x का मान है 3 और y का मान है 7। इसका मतलब लड़कों की जो संख्या है वो क्या है, वो 3 है और लड़कियों की संख्या है 4। इसीलिए कह रहा था कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देख रहे हैं ना, 3 और 4 जोड़ेंगे तब जाकर 7 होगा ना। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। तो इस प्रकार ग्राफी विधि द्वारा हम हल करते हैं। एक और बात है कि देखिए शुरू में थोड़ा सा समझना हार्ड होता है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हमने समीकरण निकालना है। इस समीकरणों को हमें सबसे पहले इस समीकरण से हमें 2 बिंदु हमें निकालना है। जैसे इस समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाला, फिर से दूसरे समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाला, और इस तरीके से ग्राफी विधि द्वारा हम इस तरीके से अस्थायित्व कर देंगे। ये दोनों रेखाएं जहाँ पे काटेंगी वही क्या हो जाएगा, x y का मान हो जाएगा। तो ये जो हमने इस तरीके से खींचा है, इसको आप न भी लिखेंगे तो चलेगा। ये आपको रेखा नहीं दर्शाना है, ये दोनों रेखाओं को नहीं दर्शाना है। मैं पहले ही आपको कह दे रहा हूँ। चलिए मैं इसे मिटा भी दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिख देंगे बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो इन रेखाओं को आपको नहीं दिखाना है, केवल आपको इतना ही दिखाना है कि दोनों बिंदु कहाँ पे मिल रही हैं, और यहाँ पे आपको मान रख देना है। x का मान है 3, y का मान है 7। तो ये आपको केवल बिंदु यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है, कि x का मान है 3 और y का मान है 7, ये आपको लिख देना है। ये आपका पूरी तरीके से काम कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए ले लिए होंगे, चलिए जी। चलिए थोड़ा सा इधर साइड में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज आप कर सकते हैं, समझने वाले बातें हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक,
देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है देखिए पहले के अंतर्गत फर्स्ट जो 1 था उसको हमने देख लिया। अब दूसरा आता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करने को कह रहा है कि पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जिसका हमें मान ज्ञात करने को कहे उसको x और y मान लेंगे। तो ऐसे मान लेते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य क्या है, x है, तथा कलम का मूल्य y है। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि मान लिया हमने कि पेंसिल का मूल्य है x और कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य है मान लेते हैं y। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य है 50। तो मान लेते हैं 5 पेंसिल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। मैं सपोज डैट यहाँ पे 5 में कलम लेता हूँ। अरे भैया ये क्या हो जा रहा है, वाह कैसे हो जाता है। देखिए 5 हमने यहाँ पे 5 पेंसिल है तो 5 हमने लिख दिया। अब पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, तो 5x हम लिख देंगे। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, 5x हमने लिख दिया। अरे भैया मान लेते हैं कि 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये, तो 5 दूना 10 रुपये हुआ कि नहीं। तो 10 हम लिखने से अच्छा है 5x लिख देते हैं, क्योंकि पेंसिल का मूल्य हमें 2 पता नहीं है कि कितना है, तो x माना है तो 5x हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो 5x लिख दिया। फिर से कलम का जो मूल्य है तो 7, कितने कलम है 7, तो 7 कलम है और एक कलम का मूल्य है y। तो 5x प्लस 2y अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इन दोनों का मूल्य आता है 50 रुपये। कह रहा है ना कि 5 पेंसिल और 7 कलम का जो कुल मूल्य है वो 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपये। तो देखिए यहाँ से हमें एक समीकरण ये मिला, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें एक ये समीकरण मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पे फिर से कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कुल 46 है। 7 पेंसिल तो हम लिखेंगे 7x मतलब 7 पेंसिल और 5 कलम का जो टोटल मूल्य है वो 46 रुपये है। तो यहाँ से हमें एक और मिल गया समीकरण। ये देखिए हमें 2 समीकरण मिल गया है, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे। ये क्या है, समीकरण सेकेंड है। अब बताइए, सबसे पहली बात हमने ज्ञात कर लिया, 2 हमने समीकरण ज्ञात कर लिया, तो हमें रेखिक समीकरण तो पहले ज्ञात कर लिया। देख रहे हैं रेखिक समीकरण है ना, सभी के 2 चरों का घात क्या है, 1 ही है, सॉरी 1 ही है, 2 घात वाले तो कोई है नहीं, तो रेखिक समीकरण है। तो रेखिक समीकरणों का युग्म हमने ज्ञात कर लिया। अब इससे हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बिंदु हमने कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले x की जगह पर हम 0 मान कर देखेंगे कि क्या आता है, या अदर कुछ भी मान कर देखेंगे। 0 के जगह पर आप मान लेते, इसका अगर मान लेते हैं x = 0, मतलब ऐसा कुछ भी मानना है जिससे हमें y का मान निकल जाए, और ऐसा कुछ मानना है फिर से y का मान कि हमें x का भी मान निकल जाए। तो अगर हम मान लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, मान लेते हैं x की जगह पर हम 0 मानते हैं, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। ये 7x बचा, 7 अगर जाएगा 50 में भाग देगा तो कटेगा तो नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, बिंदु में आ जाएगा, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में हमें लाना नहीं है, वो भी सही होगा, बट दशमलव में हमें नहीं लाना है, आसानी से कुछ और अंक समझना है और सोचना है। तो 1 रखते हैं तब भी 5, 55 फिर भी नहीं होगा, 2 5 15 इसमें चला जाएगा तो 7 5 35। ठीक, 3। देखिए यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट के लिए अगर हम काम करें, समीकरण फर्स्ट के लिए अगर हम काम करते हैं तो x = यदि हम 0 लेते हैं, x = 0 नहीं, x =
हम 3 लेते हैं। तो अगर हम x इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, 5 गुणे 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। ये होगा 5 या 15 हो जाएगा। अब 15 इधर माइनस में जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, तो 50 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 में से 15 गया तो 35 आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 35। अब बात समझिएगा, ये 7 अगर इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो अगर मान लेते भाग कराता है तो 7 पचे 35, मतलब y का जो मान निकला वो 5 निकल गया। तो y का मान निकला 5। यदि x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y का मान निकलता है 5। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे हमें एक बिंदु मिला जो है कि x का मान यदि 3 रखते हैं तो y का मान होता है, y का जो मान आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमें पहला बिंदु निकल गया। एक समीकरण से हमें 2 बिंदु ज्ञात करना है। यदि x इक्वल टू 3 रखा है तो y इक्वल टू 5 आया। तो इसी प्रकार यदि y इक्वल टू, इसी प्रकार यदि हम y इक्वल टू हम अदर कोई रख के देखते हैं जिससे हमें x का मान निकल जाए। तो y का मान आप सोचिए, y का मान मान लेते हैं अगर 0 रखते हैं तो y का मान अगर हम 0 रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 5x बचा, ये 5 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा। इस तरीके से भी निकल जाएगा। इसका मान अगर हम 0 रख देते हैं y इक्वल टू 0 तो भी 5 10 50 निकल जाएगा। इस तरीके से भी देखिए कैसे हम करेंगे। अगर मान लेते हैं, या अगर हम x का मान 3 रखा है, y इक्वल टू 5, अगर मान लेते हैं y इक्वल टू 5 मान रखें तो 5 सते 35, अब 35 जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 35। ठीक, देखिए अगर मान लेते हैं हम y इक्वल टू 5 रखते हैं, ठीक है, फिर से y इक्वल टू इधर 5 थे, फिर से इधर y इक्वल टू हम 5 ही रख कर देख लेते हैं। तो y इक्वल टू यदि हम 5 रखते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5x प्लस 7, अब y इक्वल टू 5 इक्वल टू 50, 5 सते 35 है तो ये 35 इधर जाएगा, तो 50 में से 35 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, 5 या 15, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमें 3 आया। यदि y इक्वल टू हम 5 रखते हैं तो x इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि x इक्वल टू x का मान है 3 और y का मान है 5। तो यहाँ से हमें देखिए एक समीकरण, पहले समीकरण से हमने 2 बिंदु ज्ञात किया है जिसका मान है 3 5, फिर से इसका भी मान है 3 5। ठीक है जी। अब देखिए, अब फिर से दूसरे समीकरण को लेंगे और दूसरे समीकरण से हल करते हैं। अब दूसरे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए एक और बात याद रखेंगे, पहले समीकरण के लिए हमने 2 यहाँ पे बिंदु निकाला है, तो जरूरी नहीं कि y का मान आप 5 ही रखें, और कोई भी रख के देख सकते हैं, इससे कोई भी चिंता वाले, ये ऐसा नहीं है कि आपका जो ग्राफिक विधि द्वारा हल करेंगे तो गलत आएगा। आप मान निकाल कर देख सकते हैं, भले ही बिंदु अलग अलग आपके आ सकते हैं, बट ग्राफिक विधि द्वारा हल करेंगे तो अंत में जो आंसर आएगा वो एक समान ही आएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो समीकरण 2 के लिए अगर देखें तो मान लेते हैं x इक्वल टू हम 3 रखते हैं। x इक्वल टू अगर मान लेते हैं, x इक्वल टू यदि हम 3 रखते हैं, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 7 3 का 21 जाएगा, तो 46 में घटाएगा तो हाँ 21 तो 15 आ जाएगा क्या 25, ठीक हो सकता है। देखिए ये 7 और 7 3 का x का मान है 3, तो 7 3 और प्लस 5 y इक्वल टू कितना है 46 है। 7 3 का 21 अगर इधर जाता है घटाता है तो क्या मिलता है 5y इक्वल टू ये 46 माइनस 21, 5y इक्वल टू 46 21 कितना हो जाएगा 25 बच जाएगा। 5 5 25 मतलब y का जो मान आया वो 5 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, यदि x इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इक्वल टू 5 मिलता है। तो यहाँ से हमें बिंदु मिला 3 और y इक्वल टू 5 है तो हमने 5 लिख लिया।
तो यहाँ से हमें समीकरण सेकेंड से पहला बिंदु मिल गया। यदि हम x = 3 रखें तो y = 5 मिला है। अब मान लेते हैं कि y = हम 3 रख के देखते हैं, ठीक है, या अदर कोई भी रख लेंगे जिससे मतलब हमें x का मान फिर से अब चाहिए। तो अगर हम फिर से हल करें, एक समीकरण से हमें 2 बिंदु चाहिए, एक बिंदु हमें मिल गया, फिर से दूसरा y = अब मान लेते हैं y = 5 रखते हैं। तो y = 5 रखते हैं तो 7x + 5 × 5 = 46। ये हो गया 7x 25 = 46। 7x = ये इधर चला गया तो ये 21 आ जाएगा और x का मान निकला 7 × 21, मतलब x का मान 3 आ गया। इसका मतलब x का मान है 3, x का मान है 3 और y का मान है 5। तो यहाँ से हमें समीकरण 2 से 2 बिंदु मिल गए। देखिए समीकरण फर्स्ट टाइम में 2 बिंदु निकला था, एक ये है एक ये है। समीकरण सेकेंड से हमने 2 बिंदु निकाला, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो जब हमें बिंदु ज्ञात हो जाए उसके बाद हम सिंपल वे में हम इसको ग्राफीय विधि द्वारा रखेंगे, मान हमें मिल जाएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक, ये मान लेते हैं सपोर्टेड ग्राफ है। ये मुख्य बिंदु है जहां पर 0 0 x y का मान होता है। इसके बाद 1 2 3 4 5 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ऊपर भी 2 4 6 8 ये 10, इधर -2 -4 -6 -8 और -10 हो जाएगा। नीचे भी -2 -4 -6 -8 -10। ये आपका सबसे पहले हमने फिगर बना दिया। अगर हम इसको बैक आते हैं तो अब देखिए x का मान है 3 और y का मान है 5। तो अगर हम इसको देखें तो x के जगह पे x अक्ष, ये x अक्ष है ये y अक्ष है, x के जगह पर है मान 3, तो मान लेते हैं x के जगह पर मान है 3 तो यहाँ पे आएगा, और y का मान है 5 तो यहाँ पे आएगा। तो x और y का जो मान आया है वो कितना आया है, x और y का मान आया है, x और y का मान आया है 5। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो x और y का मान यहाँ पे आया है, x का मान है यहाँ पे और y का मान है यहाँ पे 3 और 5, ठीक है। तो उसके बाद एक बिंदु तो हमें ये मिल गए, और उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा हमें बिंदु मिलता है जो है x का मान है 3 y का मान है 5। तो दूसरा बिंदु x के अक्ष पे है 3 और y अक्ष पे है 5। तो अब इन दोनों बिंदु मतलब एक ही रेखा पे आ रहे हैं, तो इन दोनों को, ये दोनों एक ही रेखा पे आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बिंदुएं एक ही रेखा पे आ रही हैं। तो इस तरीके से हम रेखा को खींच लेंगे, आगे बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार हम रेखा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमें पहले ही रेखा मिल गया। उसके बाद अगर हम इसको आगे भी देखें तो फिर से हमें x का मान है 3 और y का मान है फिर से 3 और 5। x का मान है 3, y का मान है 5, x का मान है 3, y का मान है 5। तो फिर से अगर हम इसको देखें, आप समझिएगा, ये जो समीकरण है ये पहले समीकरण के लिए, ये जो रेखा हमें मिला है ये पहले समीकरण के लिए ना, 5x + 7y = 15, 5x + 3y 5x + 3y 5x + 3y = 50 पहले समीकरण के लिए। तो ये हमने लिख दिया। आप चाहें तो बिंदु दिखा सकते हैं, ये बिंदु कौन सा था, 3 और 5 का था, ठीक है। तो 3 5 का ये बिंदु है। उसके बाद हम फिर से देख रहे हैं कि दूसरे जो समीकरण है, दूसरा जो समीकरण जो ये है ना, दूसरा समीकरण 7x + 5y = 46, इसका भी बिंदु 3 और 5 ही है, दोनों का एक ही समान है। तो 7x + 5y, सॉरी इसका क्या, यह 7 होगा,
7x + 5y = 46 दिया है। दूसरे समीकरण के भी हम देखें तो इसका भी क्या आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा, यही बिंदु आ रहे हैं। तो फिर से हम दोबारा इसी रेखा पर हम खींच लेंगे रेखा। तो हम देख रहे हैं दोनों को एक दूसरे से ऐसे ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सभी रेखाएं इसी पे मिल रही हैं। इसका मतलब कि x का जो मान है वो 3 हो जाएगा और y का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान है 3, y का मान है 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो अगर हम इसको देख लें, देख लीजिए, प्रूफ भी आपका हो जाएगा। x का मान है 3, मतलब x क्या है, x हम जानते हैं x क्या है, x है पेंसिल, y क्या है, क्या है, कलम है। तो x है पेंसिल, मतलब पेंसिल क्या है, पेंसिल के एक का मान है 3 और कलम का जो मान है वो है 5, ठीक है। तो अगर मान हम चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे 5 है, x का मान है 3 और +7 और y का मान है 5 = 50। देखते हैं जी, बराबर आता है 5 या 15 और 7 × 5 35 = 50, मतलब 35 10 50, 50 = 50। देखिए 50 50 आ रहा है। इसको भी अगर हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। 7, x का मान है 3 तो 3 हमने लिख दिया, ठीक है। x का मान है 3 तो 3 लिख दिया। फिर से 5, y का मान है 5 तो 5 हमने लिख दिया, = 46। तो 7 × 21 और ये 25 = 46। तो 21 और 25 कितना होता है, 46, और ये भी 46। देखिए प्रूफ भी हो गया। तो यही आपका रेखा विधि द्वारा हल है। इसका मतलब हमें मान पता चल गया, 3 और 5 आ जाएगा। पूरी तरीके से कंप्लीट होता है ये आपका दूसरा क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि ये दो आपको जो क्वेश्चन थे ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। आगे और भी हम क्वेश्चन को कराएंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा समय है लगा आपका, लगभग 30-40 मिनट का तो आपका हो ही गया होगा वीडियो। तो मैं यही कहूँगा, इस तरीके से मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। एक बार में ना समझ में आए, 1-2 बार और देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले एक समीकरण से आपको 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, दूसरे समीकरण से 2 बिंदु, और जैसे हमने फिर से जो फिगर में हमने रखा हुआ है समीकरण में ऐसे रख देंगे तो आपका मान आ जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप क्लास 10th का मैथ का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।